नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आपका स्वागत है मेरी यूपीएससी डायरी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की किताबों का सफ़र। और ये सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी समझ और ज्ञान की मजबूत नींव है। कई बार हमें पता लगता है कि बड़ी मंजिल पाने के लिए हमें बहुत मुश्किल किताबों से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ी तैयारी की शुरुआत आसान और बुनियादी चीज़ों से होती है। जैसे एक इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी एनसीईआरटी की नींव पर खड़ी होती है। आज का विषय है हम लोगों का हिस्ट्री, आवर पास्ट, फर्स्ट चैप्टर। कब, कहाँ, कैसे, क्यों पढ़ें ये अध्याय? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि हमें ये अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए। आखिर इसमें ऐसा क्या है? जो भी है, बहुत बेसिक चीज़ें तो हैं, एकदम सुनने में आसान लगता है कि जैसे ये सारी चीज़ें हमें आती ही आती हैं। बट जब हम उस चैप्टर को रीड करते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि कई ऐसे शब्द हैं या कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक वही बेसिक चीज़ें हमें सिखाएंगी। ये अध्याय हमें समझने में मदद करता है कि इतिहास की पढ़ाई क्यों और कैसे शुरू होती है, अतीत को समझना क्यों ज़रूरी होता है, घटनाओं, जगहों और तारीखों का महत्व क्या होता है, पुरातत्व और लिखित स्रोतों से जानकारी जुटाना क्या होता है। अब इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं, एक शब्द है पुरातत्व। हम इस शब्द का भी अर्थ जानेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये पहली बार शब्द सुनेगा उसे तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि पुरातत्व होता क्या है। फिर हम आगे पढ़ेंगे अतीत को समझने के स्रोत, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। अभी तो हम थोड़े से में देख लेते हैं मेन हेडिंग, फिर उसके बाद हम पूरे चैप्टर को डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने पुरातत्व शब्द का नाम लिया था, उसको इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजी। इस शब्द का अर्थ होता है पुरानी इमारतें, औजार, बर्तन, आभूषण, हड्डियाँ। ये सब हमें बताते हैं कि पुराने समय के लोग कैसे रहते थे। खुदाई से मिलने वाली वस्तुएं समय और संस्कृति के बारे में संकेत देती हैं। कैसे देती हैं संकेत, ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा लिखित स्रोत, रिटन सोर्सेस। ताड़पत्र, भोजपत्र, पत्थरों और धातु की तख्तियों पर लिखी बातें। अभी आपने भी सुना ताड़पत्र, भोजपत्र, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों का भी हम मतलब बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें सुनने में तो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट ये होती नहीं है। कई बार हम चीज़ों को पहली बार सुनते हैं तो हमें इसका मतलब नहीं पता होता, जबकि वो चीज़ें हमारे आसपास की ही होती हैं। जब कोई हमें समझाता है या कहीं से हमें लिखा मिल जाता है तो हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। और एनसीईआरटी इन्हीं सब चीज़ों के लिए है। यही छोटी छोटी बातें जो हमें बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक कराती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मंदिरों और स्मारकों की दीवारों पर लिखे अभिलेख, पांडुलिपियाँ जो कहानी, धर्म और कानून बताती हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें अधिकतर जानकारी खुदाई से मिली है, जबकि मौर्य काल के बारे में अशोक के शिलालेख से। ये चीज़ें तो अभी हम ऊपर ही बता रहे हैं, अभी हम डेप्थ में जाएंगे, इसलिए आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ये सोचकर मत जाइएगा कि ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये भी हम अंडरलाइन चीज़ें बता रहे हैं जो अक्सर एनसीईआरटी के बारे में सुनने को मिलती हैं। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो में आगे तक ज़रूर बने रहिए। तीसरा टॉपिक हमारा होगा लोग कहाँ बसते थे। जैसे आज हम लोग रहते हैं घरों में, पक्के मकानों में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलती हैं। नदियों के किनारे जैसे गंगा, सिंधु, खेती, मछली पकड़ना, पानी की सुविधा इत्यादि। पहाड़ों और जंगलों में फल, शिकार और लकड़ी की व्यवस्था होती थी। समुद्र के किनारे मछली,
व्यापार और नाव से यात्रा करते थे। चौथा हमारा टॉपिक होगा समय का लेखा जोखा। समय को बीसी और एडी में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है ये भी हम जानेंगे। बीसी में समय पीछे की ओर चलता है और एडी में आगे की ओर। बीसी और बीसीई का मतलब समान है, बस बीसीई बिफोर कॉमन एरा होता है और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, आधुनिक प्रयोग है। पांचवा टॉपिक हमारा होगा इतिहास क्यों जरूरी है। कई बार तो इंटरव्यूअर्स हमसे ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो सारी तो पास्ट होती हैं और हमको तो प्रेजेंट के बारे में जानना होता है। तो हम इस शब्द के भी बारे में जानेंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर जानेंगे। हम अपने अतीत से सीखते हैं कि समाज कैसे बना, कानून कैसे बने, संस्कृति कैसे विकसित हुई। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अब हम रिकैप कर लेते हैं। अतीत को समझने के लिए हमारे पास दो मुख्य स्रोत हैं। पहला पुरातत्व और लिखित स्रोत। लोग अपने संसाधनों और ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग जगह बसते हैं। समय को मापने के लिए बीसी और एडी का इस्तेमाल होता है। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते रहिए, तब तक हम आगे चैप्टर में चलेंगे। पुरातत्व से हमें अतीत के बारे में क्या पता चलता है। पांडुलिपियाँ किस चीज़ से बनाई जाती हैं। बीसी और एडी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आउटलाइन एनसीईआरटी क्लास 6 बुक की। आगे हम पढ़ेंगे उसकी डेप्थ। अभी तो हमने हेडिंग्स के बारे में जाना है, जो मेन बातें हैं हमने उनको जाना है। एनसीईआरटी क्लास 6 के पहले चैप्टर में जो ज़रूरी है अभी तक हम लोगों ने वो जाना है, लेकिन उस चैप्टर के जो हमने ज़रूरी बातें जान ली है उसको भी हमें डेप्थ में पढ़ना होगा, क्योंकि उसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आंसर राइटिंग में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाएं हम इतिहास क्या होता है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। अभी हमने आपको कहा था पुरातत्व शब्द का अर्थ हम लोग जानेंगे। वो जो हमने सुना था वो एक छोटा डेफिनेशन था। पुरातत्व शब्द का अर्थ प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वो समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे पूर्व अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। वो समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल अथवा समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल अर्थात समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं
उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें लिखित चीज़ें हैं और वो लिखित चीज़ें जो हम पढ़ सकते हैं। आने वाली पीढ़ी हमारे द्वारा लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकता है, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अभी हमने स्टार्टिंग के लाइन में सुना ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख। तो इन सब शब्दों का हम अर्थ समझ लेते हैं। ताड़पत्र मतलब होता है ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। ताड़ का एक पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, तो पहले उस पर लिखा जाता था। और भोजपत्र, भोजपत्र एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनता है। एक पौधा होता है जिसका नाम भुर्ज होता है, उसकी छाल निकाली जाती थी, उस पर लिखा जाता था। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते थे, उस पर लिखा जाता था। और स्तंभलेख तो आपको सुनकर ही पता चला होगा कि जैसे खंभे होते हैं, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, जैसे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उस पर लिखे हुए लेख शिलालेख कहलाते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वो अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखा था। अभी हमने आपको इन सब के बारे में जानकारी दी है। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों अर्थात टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत कई हैं, जो इस प्रकार हैं, हम आपको सभी बताएंगे। अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, अगर नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार और सुन लीजिएगा। आज के बाद आपको सब एकदम कंठस्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में भी पहला है अभिलेख। यह अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी अर्थात नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने ये घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। हम आपको फोटो दिखा रहे हैं लुम्बिनी अभिलेख का, जो अशोक के काल में था। चलिए, दूसरा है सिक्के एवं मोहरे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे हम जिस कालखंड में चल रहे हैं, वहाँ हम बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम मिट्टी की चीज़ें बना लेते हैं, उस पर डिज़ाइन अलग अलग बना लेते हैं। इस समय जो चल रहा है, उस चीज़ों को हम ट्रेंडिंग में ला करके उसको बनाते हैं। तो जब आगे वाली पीढ़ी आएगी हमारी, तो हमारे बारे में अगर उन्हें जानना हुआ, हमारे समय के बारे में जानना हुआ, तो आज के जो सिक्के हैं वो उन्हें उस टाइम में बताएंगे कि हमारा समय कैसा था। ऐसे ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का वो पुराना स्थल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा स्थान गुजरात में स्थित है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस के हो गए, यूपीएसआई के हो गए, सीजीएल के हो गए, ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एमसीक्यू में पूछता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हम देख लेते हैं सारनाथ स्तूप। ये तीसरा है पुरातात्विक स्रोत के अंदर। सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप का नाम है धमेख स्तूप।
का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब दूसरा है, पहला था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं, उस चार्ट को आप देख करके याद कर लीजिएगा। अगर उस चार्ट को हम पढ़कर आपको बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए वो चार्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आप लोग या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप वीडियो के एक बार और देख लीजिएगा या फिर कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सबसे इजी रहेगा। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य के व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत के वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। अब हम देख लेते हैं कौन पहले और कौन बाद में। इसका मतलब कौन सी चीज़ें पहले थी और कौन सी चीज़ें बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, उसके जरिए आप लोग समझ जाइएगा। किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं या फिर आप इमेजिन भी कर सकते हैं। जब आप इमेजिन करेंगे तो आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई है ये सारी चीज़ें गांव में होती हैं। शहर में तो एक कॉलोनी टाइप का बना देते हैं। जो भी होता है कॉलोनी से काफ़ी दूर जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वो कॉलोनी से काफ़ी दूर होता है। इसलिए शहर वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट डोंट वरी, हम आपको जो चित्र शेयर करेंगे उससे आप इजीली समझ सकते हैं। इससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इतिहास की तिथियों के बारे में जानते हैं। इतिहास में तिथियां कैसे हैं? इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व से होती हैं और कुछ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके जन्म से पहले का समय।
इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में दो शब्द सुने थे, दो नहीं तीन शब्द। एक था अभिलेख, दूसरा था स्तूप और तीसरा था पुरा स्थल। तो हम इन शब्द का भी मतलब जान लेते हैं, क्योंकि जब हमें शब्द का मतलब पता होता है तो कोई भी चीज़ लिखने में या समझने में हमें आसानी होती है। अभिलेख शब्द का अर्थ अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। और स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पुरा स्थल वो स्थान जहाँ के खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था NCERT का पहला चैप्टर क्लास 6 का। चलिए अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं जो कि जनरल नॉलेज की होती हैं। कुछ को पता होता है और कुछ लोगों को नहीं पता होता है। सही बात बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, भले ही मैं PG कर चुकी हूँ, बट फिर भी ये जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम ही रखा है, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ें वो हैं, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जिन्हें पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि मैं पहली बार जब NCERT पढ़ी थी तब मुझे समझ आया था कि हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। वैसे हमने महाभारत के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है और महाभारत भी हमने देखा भी हुआ है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। अभी हमने पूरे चैप्टर में एक संग्रहालय शब्द सुना था और दूसरा सुना था धर्मेत्तर साहित्य। तो संग्रहालय शब्द का अर्थ है ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान जो होता है उसे ही संग्रहालय कहते हैं। और धर्मेत्तर साहित्य को धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ जो होता है उसे धर्मेत्तर साहित्य कहते हैं। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ देते हैं पहले चैप्टर का, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर हल करिएगा। इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों का धीरे धीरे रिवीजन होता रहेगा। अब सेकेंड चैप्टर पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। घर में हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। अब हम देख लेते हैं मानव में परिवर्तन कब हुआ। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार होना, मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता, त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि का होना, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए कि मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव के शारीरिक विकास की ये प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया।
जैसा कि नीचे एक चित्र से स्पष्ट हो रहा है। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और वो अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। पाषाण काल। पाषाण अर्थात पत्थर का काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों के समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। हम सबसे पहले देख लेते हैं पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन होता था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित होते थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। आग की जानकारी मानवों को कब प्राप्त हुई? पुरा पाषाण काल में। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। ये औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाती है। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वो आपस में बांटकर खाते थे। मानव ये समझ चुका था कि वो तभी जीवित रह सकता है जब वो दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मानव आखिर शिकार कैसे करते थे। उनके पास तो पत्थर के अलावा और कोई औजार नहीं था, तो वो आखिर शिकार कैसे करते थे। आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत, ना जबड़े और ना ही सींग थे। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। ये मानव की आखेटक अवस्था थी। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। ये बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। कैसे जाना मानवों ने आग जलाना? क्योंकि उनके पास तो बस पत्थर थे और इसी समय उनके मस्तिष्क की क्षमता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने आग जलाना कैसे जाना? औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे ताकि वो शेप में आ जाए और साइज उनका बन जाए। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलती थी। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चूँकि हम एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और हमने प्री भी क्वालिफाई किया था, लेकिन हर स्टूडेंट्स के मन में एक डर रहता है कि मेंस के लिए हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। सेम डर मेरे भी मन में था, इसीलिए मैंने मेंस का फॉर्म ही नहीं डाला। बट इसीलिए इस बार पूरे अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं
और साथ में अपने आप लोगों को भी कनेक्ट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। अब हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। आप लोगों को तो ये क्लियर हो गया होगा कि आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी, पुरा पाषाण काल की। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार अर्थात उपकरण पुरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वो पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज थे। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वो अब संग्राहक बन चुका था। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या फिर कहीं अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक दो बार पढ़ेंगे आपको कंठस्थ हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में ही मानवों ने कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु बना। अब हम देखेंगे कि इनको खेती का ज्ञान कैसे हुआ। अभी तक तो जो चीज़ें चली उसको हमने अच्छे से समझा। अब देख रहे हैं कि इन्होंने खेती करना कैसे सीखा। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे पड़े होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। अब हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताते हैं। आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए। कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। जो होए आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जब कोई चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो वो चीज़ हमें जीवन में कभी नहीं भूलती। चलिए अब हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। ये नवपाषाण काल एसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरातत्वविदों का ये मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। ये उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे, जो आज गांव के लोग या जो भी गांव से रिलेटेड करते हैं, या हम लोग भी, हमारे घर में भी हंसिया पड़ी है। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हंसिया का निर्माण कब हुआ था। मध्य पाषाण काल में। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों अर्थात मृत व्यक्तियों के साथ
खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। शवों के साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। ये कब होता था? ये होता था नवपाषाण काल में। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। धातु काल। धातु काल क्या है? चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। मानव ने तांबे के खानों का पता लगाकर उसे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। ये मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज बनी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। वैसे हम सभी स्टूडेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से हमने क्या सीखा है। छात्रों को समझना कि जीवन शैली में बदलाव धीरे धीरे और प्रयोग के साथ आया है। शिकार से खेती की और बदलाव ने समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दिशा बदल दी थी। आज के आधुनिक जीवन की नींव इन्हीं शुरुआती परिवर्तनों में छुपी हुई है। इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज कुछ लोग गांवों में रहते हैं, जैसे कि मैं, तो कुछ नगरों शहरों में, जैसे कि आप लोग। दोनों की जगह के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती हैं, तो कुछ अंतर भी। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल के सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एरा क्या था? लगभग 25,000 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातात्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातात्वविदों को ज्ञात हुआ कि ये एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातात्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। नगर ही नगर मिला। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला
कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज का पाकिस्तान में है। भारत में रोपड़, जो पंजाब में है, कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है, और लोथल, जो कि गुजरात में है, तथा दायमाबाद, महाराष्ट्र, इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं। नगरों की विशेषताएं। नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। बिल्कुल आज के जैसा बनाया जाता था नगर। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। भवन निर्माण कैसा था, ये देख लेते हैं। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था, जैसा कि आज के घरों में होता है। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। चित्र में इस इमारत की दीवारें देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार भी मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। सोचिए और बताइए, ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? ये आप सोचें और सोचकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इनके रहन सहन कैसे थे? चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे, जैसे कि हम लोगों के हैं। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब अर्थात पायल, बाली, अंगूठी उनके लिए प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चनहुदुड़ से प्राप्त हुआ है। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिए। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदुड़ से प्राप्त हुआ है। आप भी मिट्टी के मनकों से आभूषण कभी बनाए हैं? अगर नहीं तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। चलिए अब हम इस टाइम के देवी और देवताओं के बारे में जान लेते हैं। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। संभवतः ये मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति है। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे की सींग का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। ये कोई देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। इसके अलावा कुछ मुहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसे भी बनी मिली हैं। शायद वे इन सबकी पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी।
मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। ऊपर बताई गई किन किन चीज़ों को आज भी लोग मानते हैं? इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सोचिए और बताइए। अब हम इनके काम और धंधे के बारे में जान लेते हैं। सोचिए, पत्थर का बाला उन्होंने कैसे बनाया होगा? कैसे उसको आकार दिया होगा? उनको ये चीज़ कैसे महसूस हुई होगी कि भाले को नुकीला बनाना चाहिए ताकि वो हमारे इस्तेमाल में आ सके। जब लोग पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया होगा? ये सोचकर आप हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर हमें ना बता करके आप लोग ज़रूर इमेजिन करिएगा। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ उस तरह प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और इसे साफ करने तथा गलाकर चीजें बनाने के तरीके से परिचित थे। कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु है। आश्चर्य की बात तो ये है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद ये था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहते। इस बैलगाड़ी में दो बड़ी चीज़ें छुपी हैं। एक है पहिया, वो दूसरा है बैलगाड़ी। आप सोचकर अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक ज़रूरी चीज़ क्यों रही होगी। आप अपने आसपास किस किस काम के में पहिए या चक्के का प्रयोग देखते हैं, ये अपने नोटबुक में लिखिए। इससे आपकी धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चलती रहेगी। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए, पैसे का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना। अब इनके व्यापार के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी का दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया जो कि इराक में है। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। आइए जानते हैं व्यापार से होने वाले लाभ। आवश्यकतानुसार सुंदर और नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरे देशों के विषय में जानकारी होती है। अतिरिक्त उत्पादनों से ही व्यापार संभव होता है। ये चीज़ जो हमने बताई है व्यापार से होने वाले लाभ, ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी मेंस के राइटिंग में बन सकता है, इसलिए
आप इसको अंडरलाइन करके अच्छे से नोट डाउन करके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम इनके लिखावट के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आधे ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सांस्कृतिक के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। आखिर नगर खत्म क्यों हुआ? नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे होंगे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का जाना, या फिर आर्यों का आना जाना नहीं। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता के विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वो अपने जीवन के तरीकों को बदल लेता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। योजना शब्द का क्या अर्थ है? किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसके रूपरेखा को तैयार करना ही योजना कहलाता है। व्यापार शब्द का सही मायने में क्या अर्थ है? उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। शताब्दी शब्द का क्या अर्थ है? 100 वर्ष का समय, जैसे सन 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व ये सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र सभ्यता 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को ममी कहते हैं। इनको पीरियड के अंदर रखा जाता था। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाले इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इनकी पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र होते हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित
कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। क्रीट सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। ये सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। आखिरी सभ्यता है चीन सभ्यता, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व। ये सभ्यता वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। कॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। बॉस नहीं, सॉरी, वो मिस्टेक हो गई पढ़ने में थोड़ा। बॉस नहीं, बांस है, बांस। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीनी लोग कांसे के बने बर्तनों में भोजन करते थे। थर्ड चैप्टर पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको दे देंगे, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसका आंसर भी नोट कर लीजिएगा। तो दोबारा आपको एनसीईआरटी बस पढ़ना होगा, तीसरी बार फिर आपको नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि एक बार तो आप लोग सुन चुके हैं और दूसरी बार ये जो क्वेश्चन है उसको आप लिखेंगे अपने नोटबुक पे, तो वो सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। देन उसके बाद या तो आप अपनी नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा या तो इस ऑडियो को एक बार वापस से सुन लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक बार वापस से रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा आपका प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी और थोड़ा आसान हो जाएगा।